साथ जिस जगह छोड़ देंगे सारे ही साथ उस जगह हमारे सर मिलेंगे। मैं अफसर सर से गुजारिश करता हूं कि वह आए और हम सबको कुछ कहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्त सारे टीचर्स लोग, तो वैसे तो मैं सबसे लास्ट में आना चाह रहा था, तो शायद इन्हें ज़्यादा बेसब्री थी मुझे बुलाने का, जिस वजह से पहले आ गया। वैसे टीचर्स डे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने उन महान टीचर को बहुत बहुत उसका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस स्टेज तक पहुँचाया और मुझ में वो सलाहियत दी ताकि मैं आप लोगों के सामने उनकी दी हुई रोशनी को फैलाऊं और इस दुनिया को जगमगाऊं। उन हमारे उस गुरुओं के लिए आप लोग एक बार ज़ोर से ताली बजाएं। कहा जाता है कि अगर इस दुनिया में टीचर नहीं होते तो इस दुनिया में शायद रोशनी ही नहीं होती। जिस तरह से चांद के दक्षिणी ध्रुव अंधेरा ही अंधेरा है, उसी तरह शायद हमारा ये धरती भी अंधेरा ही होता। उन टीचर्स ने हमारी ज़िंदगी में इस दुनिया में जो रोशनी भरी है, शायद उनका आभार जो है हम लोग किसी तरह से नहीं मिटा सकते, किसी तरह से नहीं चुका सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी टीचर ने हमें ये सिखाया कि हम इंसान हैं। हमारी टीचर ने हमें ये बताया कि हम एज ए इंसान किस तरह से अपने रिश्तों को, अपने नातों को एक दूसरे से जोड़ करके कैसे आगे बढ़ें। हमारे टीचर्स ने हमें ये बताया कि हम इंसान अपनी हिफाजत, अपनों की हिफाजत कैसे करें। और अपनों की हिफाजत से हमें एक बात याद आई कि अभी अभी हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि माँ की इज्जत करनी चाहिए। तो इस माँ की इज्जत से मैं कहना चाहूँगा कि क्या आपको अपनी माँ में माँ नज़र आती है? क्या और जो माँएँ हैं, क्या उनमें आपको माँ नज़र नहीं आती? क्या आती है माँ आपको नज़र? क्या सिर्फ आपको अपनी माँ में ही माँ नज़र आती है? अगर वाकई में अगर आप अपनी माँ की इज्जत करती है और करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ लड़कों के को ही नहीं संबोधित कर रहे हैं, लड़कियों को ही बोल रहे हैं कि अगर वाकई में आप अपनी माँ की इज्जत करते हैं या करती हैं, तो सबसे पहले उन माँ जात की इज्जत करना सीखिए। अगर आपने सारी माँ जात की इज्जत की तो ही आपने अपनी माँ की इज्जत की। अगर आपने किसी एक का भी दिल दुखाया तो आप अपनी माँ का दिल दुखा रहे हैं। इसका मतलब ये है आपको अपनी माँ के लिए जरा सा भी जज्बात नहीं है, जरी सी भी जज्बात नहीं है। आपको जरा सा भी दिल में ये नसीहत नहीं है कि किसी माँ की कैसी इज्जत करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं फिर अपनी बातों की ओर आता हूँ कि अभी बाबुल सर हमारे जो है बहुत अच्छी, जो उनका जो है बहुत अच्छा सराहनीय रहा कि हम टीचर्स, हकीकत में कोई टीचर्स नहीं है इस लाइफ में, हर कोई एक स्टूडेंट है। और हम आपके टीचर हैं, लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट हैं। आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि आपसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो आपको भी बेहतर नहीं पढ़ा पाते। एक अच्छे टीचर वही होते हैं जो अपना सेल्फ स्टडी बेहतर करते हैं। अब अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करें, आपको बेहतर चीज़ से बेहतर नहीं देख पाएंगे। और सबसे अब यहाँ पर बेहतर देने की बात, जहाँ तक बात है कि अभी हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो मेरे स्टूडेंट आप ये गलत धारणा बंद करें कि अगर किसी ने ऐसा कहा है तो
शायद उनको आपके तरह वो टीचर नहीं मिला जो उनको ये बताए कि इस धरती को, ये जो भारत माता की जो धरती है, ये भारत की जो धरती है, इसको बचाने के लिए कोई धार्मिक लोग नहीं आए थे। हमारे देश के जितने भी महान नेता थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम को ये नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि इस देश को आज़ाद करने के लिए कितनी, अगर आप उनके एक दर्द को अगर महसूस कर लें कि कैसे गोली खाते थे, कैसे अंग्रेज लोग उन्हें घुटनों के बल पर चलने के लिए मजबूर करते थे, उनके घुटने कट जाते थे और खून निकलता था, फिर भी वो अपने डर से आज के लोगों के तरह नहीं, अगर एक बार डांट दिया तो उस रास्ते में चलना बंद कर देगा। लेकिन उन्होंने कभी अपने देश की आज़ादी के रास्ते में चलना बंद नहीं किया, भले उनका घुटना काहे नहीं टूट गया हो। इसीलिए आप इस बात से वाकिफ़ रहें कि हमारा जो देश है ये किसी का नहीं है, हम सब का देश है। और हमें दुनिया की कोई ताकत किसी भी, हमें नहीं बल्कि किसी भी एक भी मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या जो भी हो, उनको उनका ये मिट्टी में अधिकार है और उन्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। दूसरी बात ये है कि हमारा जो संविधान है, जो हमारे महान नेताओं ने बनाया है, उसमें आपका ना सबसे पहले जो बताया है कि भारत राज्यों का संघ है, उसके बाद जो दूसरा भाग है उसमें नागरिकता के बारे में दिया है। तो उस नागरिकता में अगर हमारे पूर्वजों की अगर बात किया जाए, जिसने इस महान देश को आज़ाद करने में जो अपना योगदान दिया है, उस नागरिकता के अकॉर्डिंग हम इस भारत के सच्चे पक्के नागरिक हैं। और किसी भी इंसान को वो किसी के अपने घर से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ये सब बात जो सुन रहे हैं, ये सब तुच्छे लोग करते हैं, जो धार्मिक पंथी के लोग होते हैं ऐसे लोग करते हैं। और ये धार्मिक पंथी लोग असल में नहीं हैं, ये पॉलिटिशियन हैं, ठीक है। और ये पॉलिटिशियन अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ऐसी बात सिर्फ इलेक्शन के टाइम में करते हैं। आपका इलेक्शन जैसे निकलेगा, आप देखिएगा सारा चीज़ का सब बंद हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से बात बोल करके आप अपने दोस्तों को, आप अपने टीचर्स को दुखी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे इस कोचिंग में सिर्फ एक मुस्लिम कोचिंग नहीं है, ये माइनॉरिटी कोचिंग नहीं है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके दिल के गहराई से जुड़ी हुई है, हमारे दिल की गहराई से भी जुड़ी हुई है। हम तो एक बार इसी तरह से ऐसा हुआ कि जो है सारा मुसलमान को ये हो जाएगा। हम क्या, अगर ऐसी बात होगी तो मैं खुशी खुशी मरना चाहूँगा। मैं अपने दोस्त को बोलूँगा तुम मुझे काट दो क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। अगर वो मेरा काट देगा, अगर मेरा सर, तो मैं जानूँगा कि मुझे इस देश से निकल जाना चाहिए। क्या मैंने कोई गलत बात कही? इसीलिए इस तरह की भावना एज ए स्टूडेंट, एज ए एजुकेशनल पर्सन भूल से भी ना करें। इससे लोगों के दिलों में आहत आती है, उससे जो लोगों को जो नफ़रत की जो बू आती है, अगर हम लोग अगर इस तरह की बात करते हैं, नफ़रत की बू आती है। और इस नफ़रत की बू को ख़त्म करके खुशबू का महक फैलाइए, है ना, फूलों की महक फैलाइए। चलिए अगली बात हमें कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, तो आप एज ए स्टूडेंट, आज आप स्टूडेंट हैं, कल आप भी टीचर बनेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आप ऐसी शिक्षा यहाँ से ग्रहण करें, ऐसी शिक्षा लें जो आपके लिए बहुत बेहतर, आपको एक नेक और एक सच्चे इंसान बनाए। और आपको आपकी जो ये शिक्षा के बदौलत आपको ऊंचे मुकाम तक पहुँचाए। आप ऐसी जो एजुकेशन लें। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, इनमें से मैक्सिमम लोग आज के ज़माने में किताबों को भूलता जा रहा है, मोबाइल पे ज़्यादा फोकस करते जा रहा है ना। मैंने कल ही एक वीडियो देखा, उसमें एक जो है साइंटिस्ट और डॉक्टर भी थे, उन्होंने बताया कि आज के ज़माने के बच्चे मोबाइल के वजह से उनमें जो दो तरह की बात हो रही है, एक फिजिकली और मेंटली, और दूसरा जो सामाजिक जो है ना, सोशली। तो पहले मैं
जो है आपको, चूँकि बायोलॉजी का टीचर हूँ तो थोड़ा सा पहले उसके बारे में बताऊँ। और मैंने खुद इस बात को एहसास किया है कि अगर मैं ज़्यादा देर तक मोबाइल पकड़ के रखता हूँ तो मेरा हाथ में लगता है कि यहाँ पर जो हल्की हल्की सी दर्द से जैसी महसूस होती है। तो मैंने इसके बारे में जब जो है रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला कि ये जो हाथ में जो दर्द हो रहा है, ये दर्द जो इस थकावट की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इस मोबाइल का जो वाइब्रेशन जो है जो आता है, उस वाइब्रेशन की वजह से हमारा जो ये नर्व है, जो कि नर्व ये ऑर्डर देता है हाथ को पकड़ के रखने का, उस नर्व में प्रॉब्लम होता जा रहा है। तो आप एक बात जान लीजिए, एक बार अगर किसी भी चीज़ का नर्व है, गौर से यहाँ पे सुनिएगा, हेलो, डाउन मोबाइल, इस बात को कि नर्व है अगर कि सबसे पहली बात हम इसी में 10th में आप लोग, अच्छा आप लोग तो 9th में, 10th में बताने वाला हूँ कि जो है नर्व किस तरह से काम करता है। अगर नर्व ना हो तो हमारा पूरा शरीर बेकार है, ठीक है। और एक बार अगर नर्व अगर पूरी तरह बैठ गया तो उसका दुनिया का कोई डॉक्टर उसको जो है उसका इलाज नहीं कर सकता है। इसीलिए आप जो है मोबाइल को मिनिमम से मिनिमम यूज करने का जो कोशिश करें। दूसरी बात अभी जो बताया कि सोशली इस तरह से लोगों का जो ज़बान पे पकड़ जो है ना वो कमज़ोर होता जा रहा है। लोग गूंगा जैसा होता जा रहा है, बोलता है लेकिन वो वर्ड्स नहीं बोलता है जो उन्हें बोलना चाहिए, बोलने के लिए उनके मुंह से निकलना चाहिए। वो इसका रीज़न मेन ये है कि लोग जो है मोबाइल का वीडियो जो है वो देख देख करके उसी पे डिपेंडेंट है, किताबों को जो है वो नहीं पढ़ता है। आज मैं अगर कोई वर्ड बोलता हूँ, लिखता हूँ, तो बहुत सारा बच्चा बोलता है सर इसका मीनिंग क्या है, क्या सोचता है। भाई वो सब वर्ड आप अगर बुक पढ़ते तब तक हज़ारों बार अगर मिल जाता आपको, लेकिन आप में ये कमी है कि आप में बुक रीडिंग देने की जो क्षमता नहीं है। चलिए इसके बाद जो है मैं एक और बात करूँगा कि पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की। मैंने इससे पहले बताया था पावर ऑफ हैबिट्स का। अब यहाँ पे लास्ट इस बात को अगर गौर से सुने, मैं 1 मिनट में अपनी बात 1-2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन ही इंसान को महान बनाता है। आज अगर ये रेनबो कोचिंग अगर यहाँ पे आप लोग इतने हैं, ये पावर ऑफ डिसिप्लिन के वजह से ही। अगर शहनवाज सर अगर पावर ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते तो इस तरह से बहुत सारे कोचिंग बने और बहुत सारे कोचिंग चले भी गए। ये पावर ऑफ डिसिप्लिन का ही जज्बा है। अगर आप पावर ऑफ डिसिप्लिन आप अगर अपने लाइफ में मेंटेन नहीं करते हैं तो आप महान इंसान नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे मेरा महान इंसान का मतलब वो महान इंसान नहीं, महान इंसान का मतलब समाज में एक इज्जतदार आप इंसान नहीं बन सकते हैं अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं करते हैं। आपने क्या कभी सुना है किसी चोर को किसी ने इज्जत दिया है? क्या आपने सुना है कोई अजीब टाइप का हरकत करने वाला, अजीब तरह का बोलने वाले को कोई इज्जत दिया है? क्या दिया है? और आप एक बात जान लीजिए कि अगर कोई इंसान का हरकत उस तरह का होता है, वो उनको नहीं पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, दूसरे को पता चलता है गलत कर रहे हैं। इसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न है कि उनको अपना सेल्फ डिसिप्लिन बार बार तोड़ते उसको हैबिट हो चुकी है और इस वजह से उसको बुरा चीज़ को भी बुरा नहीं लगता। उसके मुंह से गाली भी निकल जाए, जैसे कि क्लास में बहुत सारा सर, वो पिछले साल एक लड़का था 10th में, तो बार बार उस लड़के को टॉर्चर, सर ये जो गाली हमको दिया, तो हम उसको जब बोले तो उसको बोले ठीक है बोलो तुम ये इस चीज़ के बारे में, तो पता चला कि वो जो बोल रहा है ना उसके साउंड में ही गाली है। तब मैंने बच्चों को समझाया असल में वो बात नहीं है, ये जिस माहौल से आया है ना तो वहाँ पे इस तरह का वर्ड जो है ना जनरली यूज किया जाता है, उसको वहाँ पे गाली नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ चूँकि उसके माहौल में गाली को जनरल लैंग्वेज में शामिल कर लिया है ना। और हम लोग जिनको ये बात, उनकी बात गाली लग रही थी,
उन्होंने अपना सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन किया, हमेशा सही वर्ड को बोलने के लिए यूज़ किया। इसके वजह से उनको क्या लगने लगा, बुरा लगने लगा, है ना। इसीलिए आप लोग से भी हम सुन रहे हैं कि आप लोग अच्छे अच्छे बच्चे भी यहाँ के माहौल में या आसपास के माहौल में इस तरह से घुल मिल करके और वहाँ का लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हैं और उस लैंग्वेज में आप गंदी गंदी जो है बातें बोल रहे हैं। तो मैं एज ए टीचर मैं कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहूँगा। मैं सिर्फ चाहूँगा कि हमारे बच्चे सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि समाज के हर वो बड़े इंसान, यहाँ तक कि चाहे वो आप प्लीज़ एक बार गौर कीजिए, बस आधा मिनट। मैं आप बच्चों से गुजारिश करूँगा, मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप बच्चे सिर्फ मेरी इज्जत ना करें, आपके जितने भी बड़े आपको दिखाई दें उनके सामने कम से कम ऐसी बेहुदा हरकत ना करें जो उनको गलत लगे। हमारे ज़माने में बच्चे अगर सिगरेट भी पीते थे कोई तो छुप कर पीते थे, कोई बड़ा ना देख ले। वो बड़ा ज़रूरी नहीं है कि उनके घर के लोगों कोई भी हो, चाहे उनको जानता भी नहीं जानता हो। लेकिन आज के बच्चे को इस बात की ज़रा से भी डिसिप्लिन नहीं है कि वो गलत हरकत लोगों के बड़ों के सामने करता है और बड़ों को इस बात से इतनी अपने आप में घिन गुजरती है कि आगे चल के कैसा माहौल पैदा होने वाला है। हकीकत बात कर रहे हैं ये बात। प्लीज़ बड़ों का इज्जत करें, और बड़ों का इज्जत करने का मतलब ये नहीं है आप अपने माँ बाप भाई का ही से भी इज्जत करें। इस दुनिया में जितने भी आपसे बड़े हैं तो इसका मतलब वो बड़े हैं, उन सब की इज्जत करें और छोटों से प्यार से बात करें, डांट के बात ना करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।